आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो जनरली ये चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है सेल वाला पार्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट है कंडक्शन पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। पहला जो पार्ट है वो सेल वाला पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है वो कंडक्शन पार्ट है जिसमें कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले सेल वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, जैसे बैटरीज वगैरह हैं और सेल्स वगैरह है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल वाला पार्ट है, ठीक है, पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, तो ये वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। क्लियर है? और ये काम जो करता है वो काम कौन करता है? ये काम करने का कौन करता है? सेल। ये काम कौन करता है? सेल। ठीक है, अब सेल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, देखो 2 टाइप के होंगे। कौन से भाई? एक वो सेल होगा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, और दूसरा सेल कौन होगा? दूसरा सेल वो होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप के सेल होते हैं? 2 टाइप के सेल। ठीक है, एक कौन सा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर रहा होगा, और एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो जो पहला टाइप का सेल है, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। मान लो उसको क्या बोलते हैं? जो पहले टाइप का सेल है उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, या फिर वोल्टेक सेल। ठीक है, और सेकंड टाइप का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब देखो गैल्वेनिक सेल से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने वाले सेल होते हैं ये होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती हो। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो अपने आप काम करते हैं, यानी कि इनकी प्रोसेस कैसी होती है? इनकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं ये कैसे होते हैं? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसका मतलब कि ये अपने आप वर्क नहीं करते, इनको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये काम कर सके। ठीक है, तो जनरली हमें इन टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनके बारे में कुछ डिटेल्स हमें पढ़नी है पहले पार्ट में, सेल वाले पार्ट में, और सेकेंड वाले पार्ट में हमें कंडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? It is the branch of physical chemistry which deals with the interconversion of chemical energy to electrical energy और electrical energy to chemical energy। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, हमने मान लो कोई केमिकल रिएक्शन करी, ठीक है,
जैसे मान लो अब देखो, सबसे पहले हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करनी है। तो गैल्वेनिक सेल में हो क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। ठीक है, किससे बन रही है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो यानी कि आपको केमिकल रिएक्शन का कुछ जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जनरली इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब आपको रेडॉक्स रिएक्शन की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देखो एग्जामिनर जो है इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल में खेलता है वो रिएक्शन पे खेलता है। ठीक है, आपको एक तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, मेनली इसी रिएक्शन की पहचान, जिसमें अगर आपको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पहचानना नहीं आया तो आप इस चैप्टर के सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेल का अगर आपको सवाल करना है तो यानी कि आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की पहचान बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज 11th का रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है, वो एक बार अच्छे से पढ़े इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन की ही मेनली नॉलेज दी गई है। ठीक है, तो उस पार्ट को अच्छे से पढ़े। फिर भी रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ। देखो रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो जनरली दो टाइप, इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जनरली दो रिएक्शन हो रही होती है। एक तो होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होता है रिडक्शन। कंप्लीट आइडिया नहीं देने वाला मैं, मुश्किल से 2-3 मिनट का आइडिया देने वाला हूँ आपको, 2-3 मिनट के अंदर कि किस रिएक्शन में कब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कब रिडक्शन हो रहा होता है, ताकि आपको सवाल करते वक्त दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनरली इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना होता है। ठीक है, अगर मान लो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाय एन एटम, ठीक है, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो आयरन एक एटम है, ठीक है, अब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यानी कि यहां पर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल Zn है, Zn अगर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ रही बात समझ में। वहीं रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन में जस्ट रिवर्स केस होता है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ठीक है, जैसे मान लो कॉपर+2 है, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, कॉपर का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, Zn है प्लस कॉपर+2 है। ठीक है, यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कॉपर जो है वो कॉपर+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यहाँ पे उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे 0 हो गई, तो यानी इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। वहीं अगर जिंक को ध्यान से देखो, जिंक का क्या हुआ है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यानी इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हरी बात समझ में। तो क्या रिडक्शन है और क्या ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। आ रही बात समझ में। ये कुछ आपको ये रिएक्शन देखने को भी मिलेगी। ठीक है, ये आपको पढ़नी भी है रिएक्शन। एक सेल बनाएंगे हम डेनियल नाम का, ठीक है, जिसके अंदर जिंक और कॉपर की रॉड्स होती है, जिनको लेकर हमें पूरा नस्ट इक्वेशन वगैरह डिराइव करनी है। तो वहां पर भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही मैक्सिमम रिएक्शन है जो आपको देखनी है, जिंक और कॉपर की। ठीक है,
तो रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी बहुत सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा इस टॉपिक को और आगे लेकर चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को एक एक्सपेरिमेंटल की हेल्प से मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि आखिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, और इस कंसेप्ट को एग्जामिनर सवाल के तौर पे भी यूज करता है, जो कि हम बात करेंगे। देखो मान लो एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट भर रखा है। क्या भर रखा है? कॉपर सल्फेट। जैसे मान लो ये एक बीकर है जिसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड कौन सा है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, यानी कि इस लिक्विड के अंदर कॉपर +2 के आयंस होंगे और SO4 -2 के आयंस होंगे। ठीक है, कौन कौन से दो आयंस प्रेजेंट होंगे? एक तो कॉपर +2 का आयन प्रेजेंट होगा और एक SO4 -2 के आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या किया कि जिंक की रॉड पुट कर दी। क्या पुट करिए? जिंक की रॉड। ठीक है, एक जिंक की रॉड आपने इसके अंदर डाल दी। देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना, ये सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। सॉल्यूशन कौन सा होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, और जब 1 घंटे बाद हम इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर 1 आवर, जब हम इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस। अब ये सॉल्यूशन 1 घंटे बाद कलरलेस क्यों हो जाता है? आखिर क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर? तो देखो पहले इस सॉल्यूशन के अंदर काय के आयंस थे? पहले इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 के आयंस है, और कॉपर +2 आयंस की वजह से ही ये जो सॉल्यूशन है कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर जिंक की रॉड पुट करी, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 के आयंस आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं? Zn+2 के आयंस, और कॉपर जो है वो जिंक की रॉड पे डिपॉजिट होने लगती है, और जिंक के जो पार्टिकल है वो Zn+2 के फॉर्म में आने लगते हैं। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में कि Zn की रॉड डिमिनिश होके इसके अंदर Zn+2 के फॉर्म में आने लग रही है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक, वो किसको मिल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को मिल रहा है, और कॉपर वहां पे न्यूट्रल होता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कॉपर तो डिपॉजिट होता जा रहा है और जिंक प्लस के आयंस जो है वो आते जा रहे हैं। यानी कि जो जिंक रॉड है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि गलती जा रही है। ठीक है, डिसॉल्व होती जा रही है। ठीक है, और जो जिंक की रॉड डिसॉल्व हो रही है तो Zn+2 के फॉर्म में हो रही है। देखो क्या हो रहा है कि Zn की जो रॉड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? Zn+2, यानी कि वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होती जा रही है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 के आयंस प्रेजेंट है। ये जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ले रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। तो यानी कि पहले जिंक रॉड आपने ली थी सॉलिड में, जो डिसॉल्व होके आयंस में कन्वर्ट हो रही है, और जो कॉपर के आयंस प्रेजेंट थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जिंक की जो रॉड है धीरे धीरे डिसॉल्व होती जा रही है। तो यानी कि जिंक की रॉड का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक की रॉड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर की रॉड का क्या हो रहा है? सॉरी, कॉपर के आयंस हैं उनका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि आयंस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो एग्जामिनर इसी कंसेप्ट को यूज करके ना कुछ दे देता है, मतलब पोटेंशियल वगैरह दे देता है, और पूछता है कि क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड को रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या होगी? थोड़े टाइम बाद डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के सवाल जो है हमसे पूछे जाते हैं। अब देखो अगर इसी केस को मैं इनवर्सली ऑब्जर्व करूं, इनवर्सली इन द सेंस, देखो कैसे कि अगर मैं एक बीकर लूं, ठीक है, अगर मैं एक बीकर लूं और इस बीकर के अंदर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन भर दूं, क्या भर दूं? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दूं। अगर मैंने इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है तो मतलब इसके अंदर काय के आयंस प्रेजेंट है? इसके अंदर Zn+2 के आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, और SO4 -2 के आयंस प्रेजेंट है, यानी कि ये 2 टाइप के आयंस प्रेजेंट है।
अब जिंक सल्फेट के अंदर हमने इस बार कॉपर की रॉड ऐड करी। किसकी रॉड ऐड करी? कॉपर की रॉड। तो क्या कॉपर की रॉड भी फिर यहाँ पे जिंक Zn+2 के आयन जो है वो जिंक में कन्वर्ट होने लग जाएंगे और कॉपर+2 जो है वो सॉरी जो कॉपर है वो कॉपर+2 में कन्वर्ट होगी। क्या यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपने क्या लिया? कॉपर। तो यानी कि यहाँ पर कॉपर जो है वो कॉपर+2 में कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और Zn+2 के जो आयंस हैं वो किस में कन्वर्ट होने चाहिए? Zn में, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये रिएक्शन होगी? तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड ऐड करते हो तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर के आयंस का रिडक्शन हो जाता है। लेकिन जब आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जब कॉपर की रॉड ऐड करते हो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होता और ना ही जिंक का रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी कि आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की रॉड को रख सकते हो, ठीक है, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉपर की रॉड कभी नहीं गलेगी, वो हमेशा परमानेंट जो है वो पड़ी रहेगी उस कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। लेकिन आप जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं रख सकते। जैसे ही आपने जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रखा तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगी? गायब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो गल के जिंक के आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। जिंक की जो रॉड है वो जिंक के आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो कॉपर के आयंस है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। तो आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है इनका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जिस भी प्रोसेस को नाम दो, अगर आप रिडक्शन की बात कर रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। मुझे पता है ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा ये पोटेंशियल क्या है, तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। इसी की हेल्प से हम पोटेंशियल जो हम ये हमने बात करी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी, या रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी खुद की रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी, ठीक है। ये देखो सेम वही बात है कि जैसे मान लो आपके सामने कोई 5th 6th क्लास का बच्चा आ जाए, ठीक है। तो क्या आप, अगर आप दोनों का झगड़ा हो जाए 5th 6th क्लास के बच्चे का और आप, मैं मान के चलता हूँ तुम लोग 11th या 12th क्लास में होगे, ठीक है। तो 5th 6th क्लास का अगर बच्चा आ जाए तो क्या तुम लोग डरोगे? नहीं डरोगे। उसको मार पीट के, जो भी अगर गाली गलौज करती तो आप उसको मार पीट के निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन वहीं मान लो कोई बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का आ गया, ठीक है, फाइटर वाइटर टाइप का लड़का आ गया, तो फिर क्या उससे भड़के जाओगे? 4 गालियां और सुनाएगा, सुन के आ जाओगे, ठीक है, चुपचाप, उससे भड़ने की गलती नहीं करोगे। तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि सामने कौन है। उसी तरीके से जो भी मेटल रखा हुआ है, जैसे जिंक की रॉड है वो ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी रख रही है, या जो कॉपर की रॉड है वो रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी रख रही है। तो ये जो इनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी, ये डिपेंड करता है कि इनके सामने कौन है, ठीक है। तो जैसे देखो जिंक की रॉड जो है यहाँ पर जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करी तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रही है, ठीक है। तो यानी कि जिंक की ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी है, लेकिन कब? कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, जब कॉपर को पुट किया। अब जैसे ही मैंने कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो क्या कॉपर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है? क्या नहीं। यानी कि टेंडेंसी किसकी ज्यादा है ऑक्सीडेशन शो करने की? जिंक। यानी कि जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडेशन शो करने की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर से। समझ में? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर से। तो क्या हमेशा कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी हाँ, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या मतलब कॉपर कभी भी ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सामने कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कॉपर की रॉड को डिप कर रहा हूं किसके अंदर? AgNO3 के अंदर, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। तो एक सेकंड में डस्टर देख लूं, डस्टर कहां है? देखो एक नया एग्जांपल देखते हैं यहां से। देखो
अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर की रॉड को हम डिप कर रहे हैं AgNO3 के अंदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट। तो यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस के आयंस होंगे, ठीक है, और NO3 माइनस के आयंस होंगे, ठीक है। और इस लिक्विड के अंदर आपने डिप करी कौन सी रॉड, कॉपर की रॉड, ठीक है। तो क्या इस केस में कॉपर ऑक्सीडेशन शो करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी कि यहाँ पर आपको कॉपर जो है वो कॉपर +2 में कन्वर्ट होता दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेंगे Ag+ और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Ag में, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Ag, यानी कि सिल्वर, और सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। तो यानी कि देखो ये जो Ag+ वाला जो सॉल्यूशन है, मान लो ये कोई भी एक्स कलरलेस है, मान के चलो ये कलरलेस है शुरू में, क्योंकि Ag+ के आयंस है इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर 1 आवर क्या हो रहा है कि जो कॉपर की रॉड आपने डिप करके रख रखी, वो कॉपर की रॉड जो है वो डिसॉल्व होने लग रही है, और इसके अंदर कॉपर +2 के आयंस जो है वो इंक्रीज होने लग रहे हैं। और कॉपर +2 के आयंस इंक्रीज होने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि यानी कि कॉपर की जो है आयंस डिसॉल्व होने लग रहे हैं। और वैसे भी कॉपर की रॉड जो है धीरे धीरे गायब होने लगेगी, जाहिर सी बात है डिसॉल्व होगी तो गायब तो होने लगेगी, जिससे हमें पता चल रहा है कि कॉपर के आयंस बनने लग रहे हैं, ठीक है। और ये जो Ag है वो यहाँ पर कलेक्ट होने लगता है पाउडर के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में, जो भी आप समझो जैसे, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो यानी कि अब इस केस में क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा किसका है, सॉरी, यानी कि कॉपर ऑक्सीडेशन शो कर सकता है किसके सामने, कॉपर ऑक्सीडेशन शो कर सकता है Ag के सामने। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर। सबसे ज्यादा अगर मैं जिंक, कॉपर और Ag में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक का, फिर उसके बाद कॉपर का, देन उसके बाद Ag का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, जिंक की। यानी कि जिंक जो है वो अगर आप कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो भी ऑक्सीडेशन शो करेगा, और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालोगे जिंक को तब भी वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, यानी कि वो अपने आयंस, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि जिंक तो जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा ही करेगा, चाहे आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करो, चाहे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करो। वहीं कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन शो नहीं कर रहा था, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। यानी कि कॉपर का जिंक के कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कम है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। और Ag की अगर हम बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों से ही कम है, चाहे जिंक से कंपेयर करते हुए चलें, चाहे कॉपर से कंपेयर करते हुए चलें, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब पोटेंशियल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखो जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लो जिंक सल्फेट ही है, ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम जिंक की रॉड ऐड करेंगे, किसकी रॉड, जिंक रॉड ऐड करेंगे, ठीक है। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन और जिंक रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगेगा। क्या जनरेट होने लगेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि कोई मेटल रॉड ली और उसी मेटल का आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। जो भी मेटल आप ले रहे हो उसी मेटल का
सॉल्ट सॉल्यूशन आप ले रहे हो, ठीक है, और उसी में आप क्या कर रहे हो, उस मेटल रॉड को डिप कर रहे हो, तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में और मेटल रॉड के बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जनरली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। पहला होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं। कौन कौन से, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मेटल की अलग अलग टेंडेंसी होती है शो करने की। जैसे मान लो जिंक की मैं बात करूं, अगर आप जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा की बनाना है, ये ले लेते हैं, ठीक है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, Zn+2 के आयंस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे Zn+2 के आयंस है, और जैसे ही आपने इसके अंदर जिंक रॉड ऐड करी तो जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन शो करने की, जिंक की टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन शो करने की। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई रहता है। इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन शो करने की इसलिए है बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं Zn की Zn+2 में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो 0.76 वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो 0.76 के आसपास होता है, ठीक है, तो जो कि बहुत हाई है, ठीक है। तो यानी कि हाल फिलहाल इतनी बात ध्यान रखना कि जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्लियर। वहीं अगर मैं कॉपर सल्फेट लूं, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन लूं, अगर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूं तो यहाँ पर मैंने कॉपर+2 के आयंस लिए, ठीक है, और जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉपर की रॉड डिप करी, ठीक है, तो कॉपर की टेंडेंसी होती है रिडक्शन शो करने की, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर कॉपर+2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में, तो यानी कि यहाँ पर इनकी रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्या है यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की कहानी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे, ई कॉपर+2 से कॉपर, ठीक है, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.34 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है Zn से Zn+2, ठीक है, जो कि है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर रिएक्शन हो रही है कॉपर+2 से कॉपर, जो कि है रिडक्शन, ठीक है। तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने का और ये तरीका है रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने का तरीका और ये है रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का तरीका। देखो दोनों में फर्क क्या है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है Zn से Zn+2, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का भी तरीका ये है, E Zn से Zn+2, यानी कि यहाँ पर दे रखा है हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर देखो कॉपर+2 से कॉपर बन रहा है, यानी कि कॉपर+2 से कॉपर हो रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल दे रखा है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल भी पहचानना आना चाहिए कि जो आपको वैल्यू दे रखी है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है या रिडक्शन पोटेंशियल की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक सेल बनाते हैं जिसका नाम है डैनियल सेल, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेन पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट होता है डैनियल सेल से, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके हम डैनियल सेल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें पढ़ना है डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, ठीक
है, डैनियल सेल क्या होता है या गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है और दोनों ही केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहले सेल बना लेते हैं कि सेल है क्या बेसिकली। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको आ सकता है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, बाकी जो सवाल है नीट और आईआईटी में जरूर देखने को मिलता है आपको इससे। ठीक है, 101% श्योर है कि एक सवाल जो है सेल वाले पार्ट से आएगा और एक सवाल जो है वो कंडक्शन वाले पार्ट से आएगा। ठीक है, दोनों पार्ट में से एक एक सवाल आता है। क्लियर है, तो देखो दो बीकर लिए जाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दो बीकर लिए जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड फिक्स करी जाती है, एक इलेक्ट्रोड इसमें, एक इलेक्ट्रोड इसमें। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड फिक्स करी जाती है और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर ये वोल्टमीटर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोड होती कौन कौन सी है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये है जिंक की इलेक्ट्रोड और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कॉपर की इलेक्ट्रोड। जिंक की इलेक्ट्रोड को भरा जाता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है जिंक सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसको भरा गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, जिंक रॉड को रखा गया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में और कॉपर रॉड को रखा गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। क्लियर है, और यहां पर एक यू ट्यूब अरेंज करी गई है। ठीक है, और इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के तौर पे। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये बहुत बार पूछा जाता है और स्टेटमेंट के हिसाब से भी जो है वो नीट वगैरह में सवाल आते हैं इससे। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया आपका डैनियल सेल कंप्लीट। ठीक है, अब इस सेल के अंदर हो क्या रहा है, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जिंक का अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो होता है 0.76। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वहीं अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वो होता है 0.34। क्या होता है, 0.34। ये वैल्यू जो है वो जनरली गिवन होती है आपको। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी में एक टेबल भी बनी हुई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल करके, तो वो वैल्यूज आपको दी रखी है। देखो अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यहां पर स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगाया गया है, तो स्टैंडर्ड वर्ड हम तब लगाते हैं जब सॉल्यूशन जो लिया गया है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन कब लगाई जाती है, तो यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल की कंडीशन देखो, स्टैंडर्ड वर्ड कब यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंडीशन तब देखी जाती है यानी कि जब हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब कैलकुलेट किया गया तब कंसंट्रेशन जो रखी गई सॉल्यूशन की वो 1 मोलरिटी रखी गई हो। ठीक है, जो कंसंट्रेशन रखी गई है सॉल्यूशन की वो 1 मोलरिटी रखी गई हो। ठीक है, प्रेशर जो है वो 1 atm रखा गया हो और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। ठीक है, वो रखा गया हो। तो इन कंडीशन के दौरान जो भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है
उसको हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे Zn से Zn+2 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, वहीं यहाँ पर देखो कि कॉपर+2 से कॉपर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है। ठीक है, और जिस भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही इनवर्स में उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। देखो मैं क्या कहूं, यहाँ पे मैंने क्या कहा है वो सुनो। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख के दे रखा है कि Zn से Zn+2 होने की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.76 है, यानी कि Zn+2 से Zn होने का यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा -0.76। ठीक है, वहीं अगर मैं कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहूं, कॉपर से कॉपर+2 होने की जो टेंडेंसी है वो हो जाएगी -0.34। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज है, यानी कि किसी की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बराबर होती है माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SOP इक्वल्स टू माइनस SRP भी लिखते हैं। ठीक है, SOP का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और SRP का मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है इनवर्स में रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, माइनस साइन आ जाती है बस, आगे इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सेल की बात करते हैं, जहां पे हम कंटिन्यू कर रहे थे सेल पर। ठीक है, अब देखो जो आपने ये डैनियल सेल बनाया है, ठीक है, जिंक रॉड और कॉपर रॉड की वजह से, तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। वही जिंक जो अपनी औकात है वो दिखाएगा ऑक्सीडेशन शो करने वाली, और कॉपर जो है वो अपनी हरकतें करेगा रिडक्शन वाली। ठीक है, दोनों अपनी अपनी हरकतें करेंगे। अब जिंक अगर ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी रखता है, जिंक अगर ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी रखता है, तो यानी कि Zn+2 के आयंस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि Zn जो है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो रिएक्शन हो रही होगी Zn से Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो रही होगी। और यहाँ पर ये है हमारा कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो हो रही होगी कॉपर+2 से 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर सॉलिड, यानी कि यहाँ पर जो कॉपर+2 के आयंस होंगे, ठीक है, ये जाके प्लेट पे डिपॉजिट होने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो जिंक की रॉड है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर जाके डिसॉल्व होने लगेगी। तो यानी कि इस दौरान आपको जब सेल काम कर रहा होगा तब आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो जिंक की रॉड है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और कॉपर की रॉड जो है वो धीरे धीरे हैवी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और Zn+2 के आयंस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जाके कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और कॉपर+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये कॉपर+2 आके इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगा है। ठीक है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो जिंक की साइड तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक की साइड तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जहां पे जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एनोड। और कॉपर की रॉड पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और जिस रॉड पे रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहा जाता है।
ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कैथोड। देखो जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है और जिस पे रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 और कॉपर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। और जब हम टोटल सेल को देखो, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और करंट जो है वो कितने वोल्टेज का प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, करंट तो फ्लो हो रहा है, जैसे आपके घर में जो लाइट आ रही है वो आ रही है 220 वोल्ट की। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिंक के इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कॉपर से जिंक की तरफ। ठीक है, तो यानी कि कॉपर से जिंक की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो करंट जो है वो कितने वोल्टेज का फ्लो हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। देखो वोल्टेज यानी कि सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। देखो ये जो साइन है ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का साइन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से याद रखें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यानी कि देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, यानी कि जिंक का तो आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, यानी कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल तो लेना पड़ेगा कॉपर का, तो यानी कि E कॉपर प्लस 2 से कॉपर। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76। ठीक है, और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.34। तो टोटल जो सेल पोटेंशियल आ गया वो आ गया 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, बहुत काम की चीज है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखो जिस भी सेल, जो भी सेल आपको दे रखा है या जो भी सेल आपको बनाने के लिए दे रखा है, उसमें सीधा सीधा जिस भी पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो प्लस जिस भी पार्ट का रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल, उसका सम जो है वो होता है टोटल सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इंफॉर्मेशन देते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज को एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है, इसको एक बार देख लें, समझ लें, फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम एक चीज और सीखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो देखो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। देखो बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज का काम होता है, सबसे मेन फंक्शन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, सबसे मेन फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करना। वो क्या है, एक कंप्लीट न्यू टॉपिक के हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है, पहले अभी जो बात चल रही है उसको सीख लेते हैं। तो देखो डबल स्लैश से ये जो साइन है ये है सॉल्ट ब्रिज का साइन। ठीक है, किसका है, सॉल्ट ब्रिज का साइन। अब सॉल्ट ब्रिज की जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड कौन सी साइड है, एनोड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो कौन सा पार्ट लिखा जाता है, हमेशा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो यानी कि Zn से क्या कन्वर्जन हो रहा है, Zn+2। ठीक है, और यहाँ पर Zn+2 की कोई ना कोई कंसंट्रेशन लिखी जाती है, मान लो C1 कोई कंसंट्रेशन है तो C1 लिखी जाएगी। ठीक है, जो भी इन आयंस की कंसंट्रेशन हो। ठीक है, और राइट साइड, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड,
सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। तो रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। तो ये, और फिर कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन भी लिखी जाती है, कॉपर प्लस 2, फिर कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन मान लो C2 है, ठीक है, और फिर कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि किस आयन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस आयन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है डेनियल सेल का, ठीक है। आगे एक और पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल SHE, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोड भी आ जाती है, प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड रहती है, लेकिन वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन सेल रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो थोड़ा कुछ अलग सा होता है। लेकिन ये जो डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का ही होता है और इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो जब हम प्लेटिनम वाले की बात करेंगे तब मैं उसका अलग से सिखा दूंगा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये डेनियल सेल का है या गैल्वेनिक सेल का जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब इधर देखो, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें एक सेल की रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब ये जो सेल है ये दो मेटल से मिलकर बना हुआ है, एक तो आयरन और एक जिंक, ठीक है। आयरन सल्फेट के अंदर हमने आयरन की रॉड डाल रखी है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने जिंक रॉड डाल रखी है, ठीक है। और ये जो साइन है, ये जो साइन है ये किसका है, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन, ठीक है। ये किसका साइन है, सॉल्ट ब्रिज का साइन है। अब हम जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड होता है वो एनोड पार्ट होता है, ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड होता है वो कैथोड पार्ट होता है, ठीक है। तो यानी एनोड पार्ट पे ऑक्सीडेशन पार्ट वाला ये है और रिडक्शन वाला पार्ट ये है, यानी कि आयरन का तो क्या हो रहा है, आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन से मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और कौन से मेटल का रिडक्शन होगा, ये बात डिपेंड करती है कि सामने कौन है, ठीक है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो जिंक को हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे जिंक, कॉपर और सिल्वर की बात करी थी, तो जिंक जो है उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी रखता था, ठीक है। लेकिन जिंक के सामने अगर आयरन आ गया तो अब आयरन जो है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी रखता है, जिंक जो है वो अब रिडक्शन कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब आपको जिंक, जो आयरन की रिएक्शन हो रही है, यानी कि आयरन जो है वो रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा होगा Fe से Fe+2 में, और जिंक जो है वो जिंक +2 से कन्वर्ट हो रहा होगा Zn में, ठीक है, ये हो रहा होगा। और हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका ये रहा हमारा, ठीक है। अब यानी कि हमें एनोड पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करना है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है, और हमें ये वो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब वो वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करने से पहले हमें ये एक चीज ध्यान से देख लेनी है कि हमें जो वैल्यूज गिवन है वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो देखो आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि Fe से Fe+2 हो रहा है, क्या हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है, देखो Fe से Fe+2 हो रहा है, लेकिन हमें वैल्यू क्या दे रखी है, Fe+2 से Fe, यानी कि जो हमें ये पोटेंशियल दे रखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर हमें आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इनवर्स में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.44 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा इसका, देखो यहाँ पे हमें पुट करना है SOP ऑफ आयरन और प्लस SRP ऑफ
जिंक, ठीक है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस 0.44, ठीक है। और जिंक का हमें क्या पुट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। और क्या हमें, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि जिंक का रिडक्शन हो रहा है Zn+2 से Zn हो रहा है, तो क्या हमें वही वैल्यू दे रखी है Zn+2 से Zn, हाँ बिल्कुल वही वैल्यू दे रखी है। तो यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सही दे रखा है, यानी कि हमें -0.76 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है उसका, -0.76। तो वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी कुछ 0.76 आएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। जो E0 सेल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना तो आती ही है तुम्हें, तो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, ठीक है। सारा कंटेंट मैंने लैंग्वेज जो है वो बोर्ड पे लिख दी है, क्योंकि इतनी मेहनत इसीलिए करी है क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इतनी मेहनत करी गई है इसके पीछे, ठीक है। वरना मैं खुद ओरली डिक्टेट करके बोल सकता था, लेकिन ये बोर्ड पे लिखने का रीज़न ये है क्योंकि इम्पोर्टेंट कंटेंट है। नीट में स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या फिर व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और स्टेटमेंट वाले सवाल भी बहुत मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, इसीलिए हमने ये जो पूरा पार्ट है ये बोर्ड पे लिखा है। अब एक एक पॉइंट को मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सॉल्ट ब्रिज अभी हमने याद करो जो दो यू शेप की ट्यूब बनाई थी, ठीक है, उनमें एक ऐसे यू इन्वर्टेड शेप की ट्यूब लगाई थी जिसको सॉल्ट ब्रिज कहा था, ठीक है। उस सॉल्ट ब्रिज के हमें फंक्शंस पढ़ने हैं, सॉल्ट ब्रिज आखिर होता क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, ठीक है, यू शेप की ट्यूब होती है, जो सॉल्यूशन के अंदर हमें इनर्ट किया जाता है, या सॉल्यूशन के अंदर हमें रखनी पड़ती है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हमें वो रखनी पड़ती है, ठीक है। वो यूट्यूब जो है, वो जो सॉल्ट ब्रिज है वो बना हुआ किसका होता है, तो बना हुआ होता है KCl KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट के सॉल्ट से, ठीक है। एक अगर अगर या जेलेटिन आपने सुना होगा, जो आइसक्रीम में यूज करा जाता है, आइसक्रीम को थोड़ा क्रीमी टाइप में या थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस बनाने में, ठीक है। ये जो अगर अगर है ये जेली लाइक सब्सटेंस बनाने में काम आता है, जेलेटिन या फिर अगर अगर, ठीक है। इस जेल के अंदर हम क्या करते हैं, KCl KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट का किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हमें मैक्सिमम जो काम होता है ये सॉल्ट का होता है, जेलेटिन या अगर अगर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये सॉल्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन उनको टिकाने के लिए कोई ना कोई जेली फॉर्म में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना हम लटकाएंगे कैसे इसको। दो बीकर के ऊपर इस यूट्यूब को, जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा, इसको लटकाएंगे कैसे। हम इसको क्या करेंगे, अगर अगर जो जेलेटिन वाला सब्सटेंस है उसके अंदर ये सॉल्ट ऐड करते हैं, और उससे वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, जिसको हम इस यूट्यूब के फॉर्म में या सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में बनाकर इसको दोनों बीकर्स पे लटका देते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। जो भी एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रही थी, उसमें ये कोई भी पार्ट नहीं लेता, ठीक है। एक बात इसका ध्यान रखना कि ये कोई भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो कैटायन और एनायन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे KCl लिखा हुआ है, तो KCl क्या करेगा, K+ और Cl- प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे KNO3 है, क्या है, KNO3 है, तो KNO3 क्या करेगा, K+ NO3- प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आयंस प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये आयंस प्रोवाइड करने का काम तो करता ही है, उससे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये K+ और माइनस जो एनायन और कैटायन सप्लाई करने का काम करता है, उसकी नीड क्यों पड़ी वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जो सॉल्ट से कैटायन और एनायन जो सप्लाई होते हैं, ठीक है, जो कैटायन और एनायन सप्लाई होते हैं, उनकी स्पीड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, नियरली इक्वल होनी चाहिए। यानी कि एक बीकर में कैटायन जा रहा होगा और एक बीकर में
एनायन जा रहा होगा, तो जो एनायन और कैटायन की सप्लाई है दोनों बीकर्स में वो सेम स्पीड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बीकर में कैटायन 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 तो बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे में एनायन आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो इसीलिए जो कैटायन और एनायन की स्पीड है वो सेम होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। अब देखो ये हमने बात करी है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब हमें बात करनी है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। तो देखो अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने वो सेल बना दिया और ये जो येलो मार्कर से मैंने बना रखा है ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज जो कि KCl का बना हुआ है, ठीक है। अब जब हमने डेनियल सेल पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, तो उस दौरान हमने ये बात जानी थी कि जो जिंक सल्फेट का बीकर है उसके अंदर Zn+2 के जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उनके आयंस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जा रही है, और सल्फेट के आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो यानी कि इस बीकर के अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो Copper+2 के आयंस थे वो जाके रॉड पे डिपॉजिट हो रहे थे, तो यानी कि यहाँ पर SO4 यानी कि यहाँ पर SO4-2 के आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आयंस बढ़ते जाएंगे तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बढ़ने लग गए तो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो आने लगेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था उसके सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। याद करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और उस खत्म पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, देखो जैसे ही Zn+2 के आयंस जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो ये उसको नेगेटिव आयन सप्लाई कर देगा। जैसे KCl है तो KCl में से Cl- जो है वो सप्लाई होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnCl2, और ये ZnCl2 जो है Zn+2 को क्या कर देगा, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रलिटी सॉरी ZnCl2 मतलब यहाँ पे Cl- आयन सप्लाई कर देगा। देखो है तो ये भी सॉल्ट, ठीक है, ये भी है तो क्या है, सॉल्ट ही है। तो यानी कि Zn+2 की जो कंसंट्रेशन यानी +2 के आयंस की जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो यहाँ पर Cl- सप्लाई करके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू चलता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे SO4-2 के आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो यहाँ पर ये किस क्या सप्लाई कर देगा, यहाँ पर ये K+ सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। K+ सप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि ये जो SO4-2 यानी कि नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रल, ठीक है, K+ सप्लाई करके। तो इससे क्या हो रहा है कि सॉल्ट ब्रिज जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना। क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना सॉल्यूशन की, ठीक है। ताकि जिसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रखेगा, वो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है चार्ज की वो पूरी करेगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई करके न्यूट्रल करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करके उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये है कि ये जो सॉल्यूशन है दोनों दोनों जो सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशन का सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ से यहाँ न्यूट्रलिटी, तो यहाँ से यहाँ, तो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दें तो इसका वोल्टेज जो है वो सीधा 0 पे ड्रॉप हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी शुरू में कि जिस भी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे मान लो यहाँ पे Zn+2 के आयंस कंसंट्रेशन बढ़ गई तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस तो खत्म हो जाएगा और पोटेंशियल
कहाँ वोल्टेज जो है वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा, सीधा का सीधा जीरो, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसीलिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं ताकि ऑपोजिट आयन से सप्लाई होकर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो वोल्टेज जो है वो सीधा जीरो पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है, ठीक है, उससे भी बचाता है। ठीक है, उससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देखो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या, मान लो ये जो दोनों आयंस हैं ये अलग अलग बीकर की जगह बहुत हल्के से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही सेपरेट कर रखे हो। ठीक है, दो अलग अलग बीकर की जगह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही अलग कर रखे हो। तो यहाँ पे जो जिंक सल्फेट का आयन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे Zn+2 आयंस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे SO4-2 आयंस बढ़ते जा रहे हैं, ये दोनों ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के करीब आने लगेंगे और ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के करीब आएंगे जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट होने से कौन बचाता है, सॉल्ट ब्रिज बचाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में ध्यान से सुनो, दो अलग अलग बीकर की जगह अगर मैंने एक ही बीकर ले रखा हो और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा हो, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा हो और सॉल्ट ब्रिज लगा, सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा होगा तो करंट तो फ्लो हो ही रहा होगा। ठीक है, सेम इस सेमी परमेबल की लेफ्ट साइड Zn+2 के आयंस बढ़ रहे होंगे और राइट साइड SO4-2 के आयंस ज्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, और ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, इनको न्यूट्रल करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आएंगे नहीं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे नहीं, और अगर ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट नहीं होगा। तो यानी कि ये प्रिवेंट करता है किससे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होने से। ठीक है, तो ये कुछ चार फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट ब्रिज के जो आपको ध्यान रखने हैं। उससे पहले हमने बात करी थी कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो अगर उसके सॉल्यूशन में हम KNO3 KCl वगैरह के सॉल्ट आयंस जो हैं वो मिक्स करके सॉल्ट ब्रिज क्रिएट करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, तो आज ये हमने बात करी है डैनियल सेल के बारे में, सेल पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अभी हमने बात करी है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि नस्ट इक्वेशन। ठीक है, जिससे 101% आपका सवाल आएगा मेनली, जिसमें हमें सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम और बात करेंगे। थैंक यू, जो भी वीडियो में नया हो, ठीक है, जो नया हो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट वगैरह करो, शेयर करो, लाइक करो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, ये मेरी बार बार बोलने की आदत है नहीं कि सब्सक्राइब करो शेयर करो, सब्सक्राइब करो शेयर करो, लेकिन समझदार लोगों, पढ़े लिखे लोगों कर दिया करो।